सन 1955 की सुबह बिल्कुल सामान्य थी। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और रनवे के ठीक पास सूरज की पहली किरणें चमक रही थीं। लोग अपनी अपनी उड़ानों के लिए लाइन में लगे थे। बच्चे खिड़की के पास बैठकर उड़ते हुए विमानों को देख रहे थे और एयरपोर्ट अनाउंसर की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। इन्हीं यात्रियों की भीड़ के बीच वह विमान खड़ा था, फ्लाइट 914, जो 57 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स को लेकर फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरने वाला था। विमान बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, जैसे हर रोज उड़ान भरने वाले अन्य विमान। किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उड़ान आने वाले दशकों तक दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बन जाएगी। कॉकपिट में कप्तान माइकल रेनॉल्ड नक्शे और मौसम रिपोर्ट चेक कर रहे थे। वे लगभग 25 साल से उड़ान भर रहे थे। उनका स्वभाव शांत, धैर्यवान और बेहद प्रोफेशनल था। वे अपने चश्मे को ठीक करते हुए इंजीनियर से कह रहे थे, फ्यूल लेवल दोबारा चेक कर लो, आज मौसम साफ है इसलिए फ्लाइट बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। इंजीनियर ने सिर हिलाया और नीचे उतर गया। कुछ ही देर बाद एयर होस्टेस यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने और सामान ठीक से रखने के लिए कहने लगी। अंदर लोग अपने फोन जैसे उपकरणों को बंद कर रहे थे। तब के फोन इतने आधुनिक नहीं थे, लेकिन आदत वही थी। सुबह 9:55 बजे विमान रनवे की ओर बढ़ा। पायलट ने कंट्रोल टॉवर से अनुमति ली और 10 बजे फ्लाइट 958 ने हवा में उड़ान भर ली। शुरुआत सब सामान्य थी। विमान बादलों के बीच से निकलता हुआ धीरे धीरे ऊंचाई पकड़ रहा था, लेकिन कॉकपिट के अंदर कप्तान माइकल को एक हल्की सी कंपकंपी महसूस हुई। यह विमान की नहीं बल्कि हवा की गूंज जैसी थी। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन फिर उपकरणों पर हल्का सा झटका लगा। 4 सेकंड के लिए नेविगेशन स्क्रीन झिलमिलाई और फिर सही हो गई। नीचे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जॉर्ज वेल्स अपनी स्क्रीन में सामने दिख रहे एक छोटा सा हरा डॉट फ्लाइट 914 देख रहा था। अचानक वह डॉट 1 सेकंड के लिए गायब हुआ, फिर वापस आया, फिर फ्लिकर किया और तीसरी बार गायब होकर इस बार वापस नहीं आया। जॉर्ज ने चौंक कर अपने सहकर्मी को बुलाया। दोनों ने मिलकर सिस्टम रीस्टार्ट किया, बैकअप स्क्रीन चेक की, रेडार का एंगल बदला, दूसरे एयरपोर्ट से भी पूछा, लेकिन हर जगह यही जानकारी मिली, फ्लाइट 914 रडार से गायब है। न कोई सिग्नल, न कोई अलर्ट, न कोई संदेश, जैसे वह रात के अंधेरे में खो गया हो। अगले 2 घंटे तक कंट्रोल टॉवर हर चैनल पर पायलट से संपर्क करने की कोशिश करता रहा। कोई जवाब नहीं। उन्हें लगा शायद यह किसी तकनीकी समस्या या किसी बड़े तूफान में फंसा हो, लेकिन उस दिन मौसम पूरी तरह साफ था। फिर भी खोज अभियान शुरू हुआ। विमान को समुद्र के ऊपर, पहाड़ियों के आसपास, जंगलों में, हर जगह खोजा गया, लेकिन ना कोई मलबा मिला, ना कोई धुआं, ना कोई तेल का निशान। विमान जैसे हवा में घुल गया हो। सरकार ने महीनों खोज करवाई। परिवारों ने उम्मीदें पाले रखी। कुछ लोग सोचते थे कि विमान किसी दूर दराज द्वीप पर उतरा होगा। कुछ को लगता था कि किसी दुर्घटना में गिर गया होगा, लेकिन मलबा ना मिलने से मामला और गहरा जाता जा रहा था। आखिरकार 1956 में यह केस बंद कर दिया गया। फ्लाइट 914 को एक आधिकारिक दुर्घटना घोषित कर दिया गया। परंतु दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन जो सच हुआ था वो दुनिया की समझ से परे था। 1955 से लेकर 1992 तक पूरे 37 साल बीत गए। समय बदल गया, तकनीक बदल गई, दुनिया बदल गई, लेकिन कभी किसी ने फ्लाइट 914 के बारे में कोई खबर नहीं सुनी। कुछ परिवारों ने उसकी याद में स्मारक बनवाए, कुछ ने मान लिया कि उनके प्रिय अब इस दुनिया में नहीं है। पर सत्य वह नहीं था जिसे दुनिया समझ चुकी थी। सत्य कहीं और था, कहीं बहुत दूर, जहां इंसानी समझ काम करना बंद कर देती है। सन 1992, 21 मई, कराकास, वेनेजुएला का व्यस्त एयरपोर्ट।
सुबह 9:37 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बैठा अधिकारी जुआन डेलगाडो अपनी स्क्रीन चेक कर रहा था। उसके सामने मॉनिटर पर दर्जनों विमानों के आइकन चल रहे थे। तभी अचानक उसकी स्क्रीन पर एक नया विमान दिखाई दिया, एक कोड के साथ जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसका ट्रांसपोंडर कोड पुराने जमाने का था, ऐसा जो कई साल पहले इस्तेमाल किया जाता था। जुआन को पहले लगा कि शायद यह कोई तकनीकी त्रुटि है। उसने जूम करके उस विमान को देखा। स्क्रीन पर मिटते जगमगाते अक्षरों में नाम था, फ्लाइट 914। जुआन की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को बुलाया। सर, यह कोड, यह तो किसी पुराने रजिस्ट्रेशन का है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यह तो 1955 में गायब हुआ था। दोनों ने अविश्वास में एक दूसरे को देखा। यह कोई मजाक नहीं हो सकता था। विमान का आइकन साफ दिख रहा था। वह वेनेजुएला की ही दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था। कुछ ही मिनट बाद एयरपोर्ट के ऊपर से एक बड़ा सिल्वर रंग का पुराना यात्री विमान गुजरता दिखा। ऐसा डिजाइन जो 1950 के दशक में चलता था। पायलटों ने उसे देखकर खुद अपने माथे पर हाथ रख लिया। विमान धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, लेकिन उसकी गति और उसकी ऊंचाई बिल्कुल मानक के बाहर थी। जुआन ने तुरंत रेडियो पर पायलट से संपर्क करने की कोशिश की। 3 बार कॉल करने के बाद चौथी बार जवाब आया, एक भारी पुराने रेडियो की तरह क्रैकलिंग आवाज। ये फ्लाइट 914 बोल रहा हूं। हम रास्ता भटक गए हैं। हमारा अनुमानित समय न्यूयॉर्क है। हम लैंडिंग की अनुमति चाहते हैं। यह सुनकर पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। जुआन ने कांपते हुए पूछा, आप कौन सी तारीख बता रहे हैं कप्तान? कप्तान माइकल की आवाज रेडियो पर आई। 21 जुलाई 1955। क्या समस्या है? जुआन का चेहरा पीला पड़ गया। कंट्रोल रूम के सभी लोग एक दूसरे को देखते रह गए। उनकी दुनिया के हिसाब से तारीख थी 21 मई 1992, लेकिन पायलट बोल रहा था 1955। विमान धीरे धीरे उतर गया। रनवे पर उसे देखकर कर्मियों की सांसें थम गईं। विमान इतना पुराना था कि उसे देखकर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह अभी उड़ान में था। खिड़कियों के अंदर झांकने पर लोग साफ दिखाई दे रहे थे, पुराने जमाने के कपड़ों में, पुराने हैंडबैग लिए हुए, जैसे वे अभी अभी 1955 की दुनिया से निकले हों। ग्राउंड स्टाफ जब विमान के पास पहुंचा तो कप्तान ने कॉकपिट की खिड़की खोलकर पूछा, यह कौन सी जगह है? यहां का मौसम तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा न्यूयॉर्क में होना चाहिए था। ग्राउंड स्टाफ के लोग को जवाब दे पाते उससे पहले कप्तान ने एक चीज देखी और अचानक चौंक गया। रनवे पर खड़े सभी आधुनिक वाहन, जेट्स और डिजिटल बोर्ड। वह अविश्वास के साथ बोला, यह कौन सा एयरपोर्ट है? ये सारे उपकरण, ये गाड़ियां, ये डिजाइन, ये किस साल के हैं? ग्राउंड स्टाफ ने बहुत धीरे से कहा, सर, यह 1992 है। यह सुनते ही कॉकपिट में बैठे पूरे क्रू की आंखें फैल गईं। यात्रियों की तरफ से भी शोर सुनाई देने लगा। क्या कहा उन्होंने? 1992? यह कैसे हो सकता है? किसी ने रोना शुरू कर दिया। किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर स्टाफ ने उन्हें बाहर निकलने से रोका। कप्तान माइकल ने तुरंत सभी खिड़कियां बंद करा दी और कहा, कोई नीचे नहीं उतरेगा। उसकी आंखों में डर था, ऐसा डर जो किसी इंसान में तब आता है जब वह समझ जाता है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो इंसानी दिमाग से परे है। फिर एक बेहद अजीब घटना हुई। कप्तान ने इंजन स्टार्ट किया बिना किसी अनुमति के। कंट्रोल टॉवर ने चिल्लाकर कहा, फ्लाइट 914, रुक जाइए, यह सुरक्षित नहीं है। लेकिन कप्तान कुछ भी नहीं सुन रहा था। विमान ने तेजी से टेक ऑफ लिया और आसमान में उड़ गया। कंट्रोलर जुहान आखिरी बार उसकी स्क्रीन पर आइकन देख पाए, कुछ सेकंड के लिए। फिर वही फ्लिकर हुआ और गायब, जैसे 1955 में हुआ था। जैसे विमान किसी अदृश्य सुरंग में घुस जाता हो। आज तक उस विमान को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। विमान के आसमान में गायब होते ही कराकास एयरपोर्ट पर अजीब सा सन्नाटा फैल गया।
कंट्रोल टॉवर के सारे अधिकारी एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे उनकी आंखों ने अभी कोई ऐसा दृश्य देख लिया हो जिसे इंसानी दिमाग स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। नीचे रनवे पर खड़ा ग्राउंड स्टाफ उस जगह को घूर रहा था जहां अभी कुछ सेकंड पहले एक पुरानी 1955 की फ्लाइट 915 खड़ी थी। किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी के चेहरे पर पसीना था, किसी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कंट्रोल रूम में अधिकारी जुआन खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी उंगलियां रेडियो पर कांप रही थीं, क्योंकि आखिरी शब्द जो उसने कप्तान माइकल से सुने थे वे किसी बुरे सपने जैसे थे। ये 1955 है, आप कौन होते हैं 1992 बोलने वाले। वो डायरी निकालकर जब पूरी घटना लिख रहा था तभी उसके पीछे खड़े वरिष्ठ अधिकारी ने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें क्या लगता है ये विमान समय में चला गया था? जुआन ने उस ओर देखा और बोला, सर, मैं विज्ञान का आदमी हूं, लेकिन जो मैंने आज देखा वो विज्ञान से बहुत आगे था। उस रात कराकास एयरपोर्ट पर सरकारी अधिकारी पहुंच गए। एयरपोर्ट के पूरे रनवे को बंद कर दिया गया। जिस जगह विमान खड़ा था वहां रेत बिछाई गई ताकि कोई पैरों के निशान न देख सके। कैमरे जब्त कर लिए गए। सभी कर्मचारियों को सख्त चुप रहने का आदेश दिया गया। बाहर मीडिया इस घटना की भनक लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया गया। सच तो यह था कि सरकार खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि हुआ क्या है। कुछ ही दिनों बाद कराकास एयरपोर्ट पर एक विशेष टीम आई, ऐसी टीम जिसे कोई नहीं जानता था, कोई पहचान नहीं सकता था। उनके पास पुराने जमाने के भी और नए जमाने के भी उपकरण थे। उन्होंने रनवे की मिट्टी तक उठाकर जांच की, हवा के नमूने लिए, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम देखा। हर अधिकारी के बयान लिए गए, लेकिन जवाब वही। विमान आया, रुका और गायब हो गया, जैसे किसी दरवाजे से अंदर चला गया हो। लेकिन सच या खत्म नहीं होता। 3 महीने बाद जुआन को एक फोन आया। आवाज इतनी धीमी और टूटती हुई थी कि पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब दूसरी तरफ के आदमी ने अपना नाम बताया तो जुआन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं माइकल रेनॉल्ड बोल रहा हूं। जुआन की सांसें रुक गईं। फोन की आवाज में डर, थकावट और बेचैनी साफ झलक रही थी। मुझे नहीं पता तुम मुझे विश्वास करोगे या नहीं कि मैं वही हूं, फ्लाइट 914 का पायलट। जुआन जल्दी से खिड़की बंद करके कमरे का दरवाजा लॉक कर बैठ गया। कप्तान, आप कहाँ हैं? उधर से आवाज आई। मुझे नहीं पता, ये जगह, ये दुनिया मेरे लिए अनजान है, लेकिन सुनो, हमारे साथ जो हुआ दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए। जुआन ने कांपते हुए पूछा, क्या हुआ था आपके साथ? विमान कहाँ गया था? कप्तान कुछ क्षण चुप रहे, फिर भारी आवाज में बोले, हम सामान्य उड़ान भर रहे थे, तब एक सफेद सुरंग जैसी चीज हमारे सामने खुली। हम सोच भी नहीं पाए कि वो क्या है। जैसे कोई बादल का घेरा नहीं, बल्कि एक चमकदार गोल दरवाजा। उसे पार करते ही हमारे सभी उपकरण बंद हो गए। ना हवा का दबाव सही था, न दिशा पता चल रही थी। जुआन ने धीमे से पूछा, क्या वो कोई तूफान था? कप्तान की आवाज कड़क हो गई। नहीं, तूफान नहीं, वो कुछ और था। वो आकाश का एक दरवाजा था जो हमें समय से कहीं बाहर ले गया। हम ना 1955 में थे, ना किसी और साल में। वहां समय बहता ही नहीं था। हमारे लिए कोई कल नहीं, कोई आज नहीं, हम बस थे, जैसे हवा में अटके हुए। जुआन ने पूछा, वहां और क्या था? कप्तान की आवाज धीमी हो गई। हम अकेले नहीं थे। जुआन का दिल धड़कने लगा। कौन था आपके साथ? कप्तान बोला, हम पूरी तरह अकेले नहीं थे। कुछ था, कुछ जो हमें देख रहा था, कुछ जो समय के बाहर रहता है। वो समझ सकता था कि इंसान किस युग से आया है, किस सोच से आया है। वो हमारे दिमाग की हर चीज पढ़ लेता था। कप्तान की आवाज टूटने लगी। वो हमें वापस भेज सकता था या हमेशा के लिए रोक सकता था। जुआन चौंक गया। तो उसने आपको वापस क्यों भेजा? कप्तान का जवाब भयावह था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि इंसानों की दुनिया कितनी बदल चुकी है। वो हमें 1992 में भेजकर हमारा डर देखना चाहता था, हमारी प्रतिक्रिया जानना चाहता था। शायद वो सीख रहा था, शायद वो किसी बड़ी योजना का हिस्सा था। जुआन ने पूछा, बाकी यात्री कहाँ? फोन पर कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर कप्तान की सांसें तेज सुनाई दी। वे अभी भी वही हैं,
जुआन की आंखें फैल गई। क्या आप अकेले बाहर आए? कप्तान बोला, मैं भी नहीं आया, मैंने भागने की कोशिश की थी। तभी अचानक फोन पर एक बहुत तेज चीख सुनाई दी। उसके बाद कुछ ऐसा जो इंसानी आवाज नहीं थी, जैसे हवा की गूंज, कोई भारी दरवाजा बंद होने जैसी आवाज। और फिर फोन कट गया। जुआन कई मिनट तक फोन को कान से लगाए बैठा रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सिर्फ इतना समझा था, फ्लाइट 914 कहीं टकरा कर नहीं गिरी थी। फ्लाइट 914 को किसी ने उठाया था, या किसी चीज ने। समय में नहीं, किसी और स्तर पर, जहां न आज है न कल, जहां इंसान सिर्फ एक जिज्ञासा की तरह देखा जाता है। अगले दिन जुआन ने यह बात अधिकारियों को बताई, लेकिन जब जांच टीम पहुंची तो फोन कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। वह नंबर किसी भी कंपनी के डेटा में मौजूद नहीं था। होटल जहां से फोन आया था, वहां उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। न कोई चेक इन रिकॉर्ड, न कोई साइन, कुछ भी नहीं। जैसे वो कॉल भी समय से बाहर आया था और समय में वापस घुल गया। जुआन ने कई साल इस घटना को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे कभी कोई और कॉल नहीं मिली। ना कभी किसी ने कप्तान माइकल को देखा, ना किसी यात्री को। फ्लाइट 914 एक पहेली बन गई। दुनिया ने इसे अफवाह कहा, लेकिन कराकास एयरपोर्ट पर उस दिन जो लोग मौजूद थे, उन्होंने अपने जीवन में कभी वैसा विमान नहीं देखा था और कभी नहीं देख पाए, क्योंकि फ्लाइट 914 फिर कभी नहीं लौटी। किसी दुनिया में नहीं, किसी समय में नहीं। वो वहां है जहां समय का कोई अर्थ नहीं, जहां यात्रियों की वही सांसें चल रही हैं जो 1955 में चल रही थीं। वहां वे सभी इंतजार में है किसका? शायद किसी और दरवाजे के खुलने का, शायद उस शक्ति के अगले निर्णय का, शायद फिर कभी किसी और समय में लौटने का, या शायद कभी नहीं।